बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद आसिफ चौधरी और आजकल इनकम टैक्स रिटर्न 2025 का दौर है और इनकम टैक्स की रिटर्नें फ़ाइल हो रही हैं। इन रिटर्न्स फ़ाइल करने में एफबीआर के पास क्या क्या मेथड होते हैं उसको चेक करने के लिए, तो उस पे मैंने एक ऑफिस के ऑफिसर्स को ट्रेनिंग दी थी कि इस तरह से आप इनडायरेक्ट मेथड है एक, जिससे अगर आपको ऑडिट करना है और आपको उस रिटर्न को चेक करना है क्या इसने ट्रू एंड फेयर फाइल की है या नहीं, तो उसमें आप इस तरह से भी उसमें गलतियां निकाल सकते हैं। अब क्योंकि आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं बहुत से लोग, और उसमें जो जो मिस्टेक्स होती हैं, जो लूप होल छोड़ते हैं, उन लूप होल को निकालने के लिए मैंने ये प्रेजेंटेशन आपको दे रहा हूं, ताकि आप उसमें कोई लूप होल ऐसा ना छोड़ें कि कल को उसकी डिटेक्शन हो और आप उसके रिस्पॉन्सिबल बन जाएं और आपको उस पर पेनल्टीज़ और डिफ़ॉल्ट सरचार्ज के साथ प्रिंसिपल अमाउंट जमा करवानी पड़े। तो ये एक जगह मैंने ट्रेनिंग दी थी, वही अब आपको भी बता देता हूँ ताकि आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगी। तो पहली बात तो ये है कि टैक्सेशन के बारे में एक मैं हमेशा वर्ड यूज़ करता हूँ, एक कोट यूज़ करता हूँ बेंजामिन फ्रैंकलिन की, इन दिस वर्ल्ड नथिंग इज श्योर एक्सेप्ट डेथ एंड टैक्सेस। उसने कहा था कि 1789 में जब अमेरिका का कानून बना तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा था कि टैक्सेस इतने ही ज़रूरी हैं, इस तरह श्योर हैं जिस तरह से मौत श्योर है, डेथ श्योर है, क्योंकि इस पे टैक्स देना ज़रूरी है, क्योंकि यही लाइफ ब्लड है किसी गवर्नमेंट को चलाने के लिए। तो ये मौत की तरह श्योर है, ये आपको देना ही पड़ेगा। अब टैक्सेशन की कई किस्में हैं, आपको पता ही है, मैंने कई दफ़ा ये चीज़ें बताई हैं, लेकिन क्योंकि एक अदारे में लेक्चर देना था, वो प्रेजेंटेशन वही मैं कर रहा हूँ। तो मैं टैक्सेशन में दो तरह के टैक्स होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्सेस हैं और एक इनडायरेक्ट टैक्सेस है। डायरेक्ट टैक्सेस कौन से हैं? जिसमें इनकम टैक्स आता है, और इनडायरेक्ट टैक्सेस जो हैं जिसमें कस्टम्स ड्यूटी, सेल्स टैक्स और फेडरल एक्साइज आते हैं। तो ये सारे जो एफबीआर जो इकट्ठा करता है, इसके अलावा प्रोविंसेस भी बहुत सारे टैक्स इकट्ठे करते हैं, जैसे कि पीआरए के टैक्सेस हैं, इसके प्रॉपर्टी पे टैक्सेस हैं, लोकल गवर्नमेंट के टैक्सेस हैं, प्रोफेशनल टैक्सेस हैं, बहुत सारे टैक्सेस हैं, लेकिन जो एफबीआर इकट्ठा करता है वो है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये था, बेसिकली यूज़ ऑफ इनडायरेक्ट मेथड टू वेरीफाई एंड कैलकुलेट द इनकम थ्रू सोर्स एंड एप्लीकेशन मेथड्स ऑफ द फंड्स। कि सोर्स क्या है जहाँ से आपको इनकम आती है और उसको आप अप्लाई कहाँ करते हैं, ये इनडायरेक्टली अब आपका जो है बाज़ात इसको पीछे से आपके सिस्टम में इनकम जो है वो डिटरमिन की जाती है इनडायरेक्ट मेथड से। डायरेक्ट मेथड से जब आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की है, तो वो उसमें इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटीज़ जो हैं, जिसमें आप एफबीआर कह सकते हैं, एफआईए कह सकते हैं, दूसरी जो इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी है फोरेंसिक ऑडिट करने वाले, कि उनको अगर डायरेक्ट जो मेथड है उसमें शक पड़ता है कि आपने जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की है ये प्रॉपर फाइल नहीं की, इसमें आपने कहीं लूप होल्स हैं, आपकी इनकम और है, खर्चे और हैं, लेकिन आपने इसको शो जो है ठीक नहीं किया, तो फिर वो इनडायरेक्टली उसका इन्वेस्टिगेशन करते हैं। और इनडायरेक्ट में एक तो है, कई मेथड्स हैं, वो सारे मैं आपको बताऊंगा, लेकिन एक मेथड जो है वो है एप्लीकेशन मेथड, के सोर्सेज क्या है और उन सोर्सेज पे अप्लाई कहाँ से, एप्लीकेशन मेथड क्या होता है। तो मुझे आप जानते ही हैं, मोहम्मद आसिफ चौधरी हूँ, तो अब इसका मैं इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ कि ये कहाँ कहाँ इनडायरेक्ट मेथड जो है वो इम्पोर्टेंस है इसकी, इम्पोर्टेंस ऑफ वेरीफाइंग द इनकम फॉर द टैक्सेशन, ये कहाँ यूज़ होता है इनडायरेक्ट मेथड। एक तो होता है इनकम फॉर टैक्सेशन के लिए यूज़ होता है, ऑडिट के लिए होता है, एंड फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन के लिए ये इनडायरेक्ट मेथड यूज़ होता है, जिसमें आपके सोर्सेज और एप्लीकेशन के ज़रिए टैक्स एक्चुअल जो है इनकम का पता लगाया जाता है। फिर एक है डायरेक्ट इनकम वेरिफिकेशन, नॉट ऑलवेज पॉसिबल, नेसेसिटेट टू इनडायरेक्ट मेथड, क्योंकि डायरेक्ट इनकम से जब आपने जो शो की हुई है उससे वो ज़रूरी नहीं है कि ठीक तरह से उसमें पहुंचा जाए एक्चुअल इनकम पे, तो इसलिए इनडायरेक्टली उसको वेरीफाई किया जाता है, चेक किया जाता है। इनडायरेक्ट मेथड्स आर टूल्स टू रिकन्स्ट्रक्ट द इनकम, तो जो आपकी पहले इनकम आपने शो की हुई है उसको रिकन्स्ट्रक्ट करने के लिए इनडायरेक्ट मेथड यूज़ किया जाता है फ्रॉम वेरियस फाइनेंशियल इंडिकेटर्स, मुख्तलिफ जो फाइनेंशियल इंडिकेटर इस्तेमाल करते हुए।
तो व्हाट आर द इंडिकेटर इनडायरेक्ट मेथड्स क्या क्या हैं, तो उसमें मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग इनकम यूजिंग द फाइनेंशियल डाटा अदर दैन द डायरेक्ट इनकम स्टेटमेंट, जो आपने इनकम स्टेटमेंट दी हुई है उसके अलावा जो बाकी फाइनेंशियल डाटा है उसको यूज़ करते हुए जो हम एस्टिमेट्स इनकम का निकालते हैं, तो उसको कहते हैं इनडायरेक्ट मेथड। तो इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है, इसमें कैश फ्लो एनालिसिस इन्वॉल्व होता है। आपको पता है कंपनीज़ में तो कैश फ्लो का एनालिसिस दिया जाता है, लेकिन इंडिविजुअल और एओपी के रिटर्न्स में ये नहीं होता कैश फ्लो का एनालिसिस। इसी तरह लाइफस्टाइल के एक्सपेंडिचर क्या हैं उनको भी चेक किया जाता है, बैंक के डिपॉजिट कितना आया है टोटल आपके बैंक में वो भी चेक किया जाता है, और एसेट आपके जो है उनकी ग्रोथ कितनी हुई है कि शुरू में एसेट कितने थे अब कितने बढ़ गए हैं, और ये भी चेक किया जाता है। तो इसको कब यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट आर अनरिलायबल, जब टैक्स अथॉरिटी को ये पता चलता है कि ये जो इन्होंने बुक्स ऑफ अकाउंट दी हुई हैं ये रिलायबल नहीं है, अब हम इनडायरेक्टली इसका एग्जैक्ट प्रॉफिट चेक करते हैं। या फिर देयर इज़ द सस्पेक्ट दैट टैक्स अविजन, कि यहाँ शक पड़ता है कि इसमें टैक्स चोरी हुआ है, उस जगह इसको चेक किया जाता है। और इनकम इज़ अंडर रिपोर्टेड, या जहाँ इनकम अंडर रिपोर्ट की जाएगी हो, तो सारों का मकसद ये है कि वो एग्जैक्ट टैक्स जो है उस पर आना है। तो कॉमन इनडायरेक्ट मेथड्स जो है ये कौन कौन से हैं, एक तो नेटवर्थ का मेथड है कि जो आपकी नेट वर्थ है इस वक्त वो कितनी है और आप इनकम कितनी कितनी शो कर रहे हैं, जो आपकी टोटल एसेट्स की वैल्यू है। दूसरा ये है कि बैंक डिपॉजिट मेथड, कि आपने बैंक में कितने पैसे डिपॉजिट किए हैं टोटल, और आपने इनकम कितनी शो की है। फिर एक्सपेंडिचर मेथड है एक जिससे आपके एक्सपेंडिचर का पता लगता है कि आप टोटल एक्सपेंडिचर कितने कर रहे हैं, जैसे कि आपको डेबिट क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हुए करते हैं, बैंक से आप परचेजेज़ अपनी कर रहे होते हैं, ग्रोसरी कर रहे होते हैं, शॉपिंग ऑनलाइन कर रहे होते हैं, ठीक है, उससे फिर जो एक्सपेंडिचर करने से भी इसका चेक किया जा सकता है। इसी तरह कैश टैली मेथड एक है कि आपका जो कैश का फ़्लो है, यूज़ आपने किया है वो कितना है और आप इनकम कितनी शो कर रहे हैं। फंड्स फ्लो सोर्सेज एंड एप्लीकेशन फ़ंड मेथड है कि आपके फ़ंड कितने आए और आपने उनको फ़ंड्स को आगे अप्लाई कितना किया, यूज़ कितना किया, एक ये मेथड है। ये सारे इनडायरेक्ट मेथड है आपकी एक्चुअल इनकम निकालने के लिए। तो इसीलिए मैं बेसिकली आपको ये लेक्चर दे रहा हूँ कि आप जब अपनी आजकल, क्योंकि इनकम टैक्स रिटर्न के दिन है, तो इनकम टैक्स रिटर्न में जो है ना आप अपना इस तरह से रिटर्न फाइल करें कि जो भी मेथड लगाया जाए आपका वो कहीं से लूप होल ना निकले। तो आज के चंद टके बचाने के लिए, कल की जो रसवाई है उससे बचने के लिए ये मैं चीज़ें आपको बता रहा हूँ कि अपना पूरा टैक्स दें, पूरी रिटर्न फाइल करें और कल को परेशानी से बचें। कॉमन इनडायरेक्ट मेथड्स की अगर मैं आपको तफसील बताऊं कि नेट वर्थ मेथड क्या है, कंपेयर्स द नेट वर्थ एट द बिगिनिंग एंड द एंड ऑफ द पीरियड टू एस्टिमेट्स द अनरिपोर्टेड इनकम, कि आपके शुरू में नेट वर्थ कितनी थी और आज नेट वर्थ कितनी है। तो इसमें फिर वो पता लगाया जा सकता है कि रिपोर्टेड इनकम जो है वो अनरिपोर्टेड इनकम है कि नेट वर्थ ज़्यादा है लेकिन शुरू में कम थी, लेकिन आपने इनकम कम शो की। इसी तरह बैंक डिपॉजिट मेथड के एनालाइज द टोटल बैंक डिपॉजिट एज अ प्रॉक्सी फॉर द ग्रॉस रिसीट्स ऑफ इनकम, कि आपकी जो टोटल ग्रॉस रिसीट्स आई हैं वो बैंक्स में आई हैं, तो बैंक का टोटल निकालने से क्या आपका वो भी पता चल सकता है। इसी तरह एक्सपेंडिचर मेथड है, कंपेयर द टोटल पर्सनल एक्सपेंडिचर टू रिपोर्ट इनकम टू डिटरमिन इफ़ द इनकम वाज सफिशेंट, कि आप जो ऑनलाइन चीज़ें परचेज़ कर रहे हैं, आप एक्सपेंसेस कर रहे हैं, गाड़ियाँ यूज़ कर रहे हैं, बच्चों की एजुकेशन पे खर्च कर रहे हैं, वो सारे जो एक्सपेंडिचर हैं क्या आपने इतनी इनकम शो की है कि वो आपके एक्सपेंडिचर उसमें फुलफ़िल हो रहे हैं। इसी तरह सोर्सेज एंड एप्लीकेशन मेथड्स ये है कि आपका कंपेयर किया जाता है टोटल फंड्स आपको रिसीव कितने हो रहे हैं और आप उसको डिसबर्स कैसे कर रहे हैं, इसमें हाईलाइट की जाती है डिस्क्रिपेंसीज कितनी आपकी निकल रही हैं। तो फंड्स फ्लो और एप्लीकेशन मेथड्स जो है, सोर्सेज और एप्लीकेशन मेथड्स का इसका की कंसेप्ट ये है कि सोर्सेज ऑफ फंड्स के टोटल आपको इनफ्लो कितना हुआ, फिर एप्लीकेशन ऑफ फंड्स के आपने आउटफ्लो कैसे उसका करना है। इफ़ द एप्लीकेशन एक्सीड्स द नॉन सोर्सेज इट में इम्प्लाइज टू अनडिस्क्लोज इनकम, के आपके जो एप्लीकेशंस हैं जो आपने खर्चे किए हैं वो आपने इनकम से ज़्यादा शो किए हैं,
तो फिर आपको ये अनडिस्क्लोज इनकम निकल सकती है। तो इसका फार्मूला है सोर्सेज माइनस एप्लीकेशन इज इक्वल टू सरप्लस, या तो डेफिनिट सेट में आएगा या सरप्लस में आएगा, तो वो आपकी इनकम जो है टोटल डिटरमिन हो जाएगी। तो इसके स्टेप्स क्या है, इफ़ द फंड फ्लो मेथड्स के डिटरमिन द ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ का आपका ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस का पता होगा कि क्या है, वो लगाया जाता है। फिर लिस्ट ऑफ ऑन नॉन सोर्सेज जो हैं आपके, कि कहाँ कहाँ से आपको इनकम आ रही है, जैसे कि सैलरी है, बिजनेस इनकम है, लोन है, गिफ्ट आ सकता है। और फिर लिस्ट ऑफ एप्लीकेशंस है कि आपने उनको एक्सपेंस कहाँ कहाँ से किया है, जैसे कि इन्वेस्टमेंट हो सकती है, एसेट परचेज किए हैं, लिविंग एक्सपेंसेस और रीपेमेंट ऑफ लोन्स का अगर कोई आपका है, तो कैलकुलेट द डिफरेंसेस, इनके जो डिफरेंस कैलकुलेट किए जाते हैं उससे ये पता चलता है कि आपने फंड कितने थे और फ्लो कितना है। अच्छा, ये मैंने एक प्रेजेंटेशन को बेहतर बनाने के लिए कि आपको ज़्यादा अच्छी तरह तफसील से समझ आ जाए कि रिकॉन्सिलेशन ऑफ एसेट्स का जो एक कॉलम होता है हमारी रिटर्न में, कि एसेट्स को किस तरह से रिकॉन्साइल किया जाता है। इसमें आपको पता है कि प्रीवियस ईयर के एसेट्स भी आ रहे होते हैं और करंट ईयर के एसेट्स भी आ रहे होते हैं, और इसमें टोटल इनफ्लो और इंक्रीज़ और डिक्रीज़ आ रहा होता है। तो इसको आपने बहुत अच्छे तरीके से इसको भरना होता है कि आपके पास क्या इनफ्लो कैसे आया, जैसे कि आपके पास नॉर्मल इनकम से कितना आया, एग्जैम्प्ट इनकम से कितना आया, और रिटर्न्स के साथ फिक्स में से कितना आया। फिर उसके बाद एडजस्टमेंट ऑफ इनफ्लोज की कोई एडजस्टिंग एंट्री है तो वो आपने बहुत प्रॉपरली करनी है, ऐसे ही नहीं करनी। उसकी वजह यह है कि जी जब आपका इंटरेक्ट मेथड से देखा जाएगा, तो अगर आपने ऐसे ही फॉरेन रेमिटेंस में डाल दी, फिगर को करने के लिए गिफ्ट में डाल दी, तो उसको प्रूफ मांगा जाएगा, चेक किया जाएगा। तो इसी तरह फॉरेन रेमिटेंस आपके इनफ्लो में आ सकती हैं, इनहेरिटेंस से आपके पास पैसा आ सकता है, गिफ्ट्स आ सकते हैं। इसी तरह गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ एसेट एक्सक्लूडिंग द कैपिटल गेन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये एक क्वेश्चन था किसी का, दीजिए इसमें कौन सा गेन लगाया जाएगा। इसमें ऐसा गेन लगाया जाएगा कि जो आपने एसेट खरीदा है आफ्टर टैक्स, टैक्स पे करने के बाद जो अपनी इनकम से एसेट खरीदा है, उसमें अगर कोई गेन आ रहा है तो वो उसकी बात इधर हो रही है कि उससे गेन को आप इधर लगेंगे। इसी तरह इनकम एट्रीब्यूट टू रिसीट्स, पर्सनल एसेट्स की मैं बात कर रहा हूँ इधर, लेकिन इमूवेबल प्रॉपर्टी के अलावा। इसी तरह इनकम एट्रीब्यूट टू रिसीप्ट्स ऑफ बिल्डर एंड डेवलपर्स की कोई इनकम है या अदर है, तो ये सारे इनफ्लोज हैं। तो आउटफ्लोज की अगर इनकम टैक्स रिटर्न में बात की जाए तो आउटफ्लोज में आते हैं आपके पर्सनल एक्सपेंसेस हैं, एडजस्टमेंट इन आउटफ्लो में अगर कोई हो रही है तो आपने कोई गिफ्ट दिया हुआ है, जैसे गिफ्ट लेने के आ रहे हैं तो गिफ्ट देने का भी है। लोन ऑन डिस्पोजल ऑफ एसेट्स पे अगर कोई है तो अनरिकॉन्सिलेशन जो आपकी इधर आ जाती होती है अमाउंट, तो उसको रिकनसाइल करने के लिए आपने बहुत समझ से अपना जो इसको रिकनसाइल करना है, जो आपका वैलिड सोर्स ऑफ इनकम है, ऐसे ही नहीं उसको कर देना। तो इसी तरह आपने जो जितने भी एसेट्स आपने बेचे हैं, गिफ्ट किए हैं, सोल्ड किए हैं, उसकी तफसील आप नीचे देते हैं। तो इसकी एग्जांपल मैंने एक बना दी थी, सिंपल सी एग्जांपल है ताकि हर कोई इसको समझ सके जो भी अपनी रिटर्न फाइल करना चाहता है। तो एग्जांपल ये है कि आपके सोर्सेज हैं जी, आपको सैलरी से आया, लोन फ्रॉम बैंक आया, गिफ्ट आया, तो टोटल सोर्सेज आपके 80,000 रुपया थे। तो फिर आपने इनको एप्लीकेशन किया, जैसे कि हाउस की डाउन पेमेंट आपने दे दी, कार परचेज कर ली, एक्सपेंसेस कर लिए, तो टोटल एप्लीकेशन आपने 1,00,000 की कर ली। तो अब अनएक्सप्लेन्ड गैप जो है वो 20,000 का बन गया है। अगर आप इसको वेरीफाई नहीं करेंगे तो ये आपका गैप निकल आएगा और ये एक ऑडिट पैरा बन जाएगा, जो आपको देना पड़ेगा अपने पेनल्टीज़ और डिफ़ॉल्ट सरचार्ज के साथ पैसे वापस करेंगे। तो बेनिफिट्स ऑफ द इंडायरेक्ट मेथड्स क्या होते हैं, किस लिए ये इस्तेमाल किए जाते हैं, ये अब बेनिफिट हैं टैक्स अथॉरिटीज़ के लिए और आपके लिए उतनी ही थ्रेट्स हैं। तो इसलिए आप अपनी रिटर्न फाइल करते हुए इनको बहुत अच्छी तरीके से कीजिएगा, जैसे कि टैक्स इन्वेस्टिगेशन IRS और लोकल टैक्स अथॉरिटीज़ जो है उनके लिए फ़ायदेमंद होता है। तो अगर आपने रिटर्न इस चीज़ को ज़हन में रखते हुए की होगी तो ये आपके लिए नुकसानदेह नहीं होगा। इसी तरह फाइनेंशियल क्राइम्स डिटेक्शन करने के लिए यूज़ होते हैं, बैंकरप्सी पर प्रोसीडिंग्स करने के लिए होता है, लोन और क्रेडिट असेसमेंट करने के लिए ये यूज़ होता है, और फोरेंसिक अकाउंटिंग के लिए इस्तेमाल होता है। फोरेंसिक ऑडिट भी अब टैक्सेशन में आ रहे हैं, तो इसलिए मैं आपको ये कहता हूँ कि प्रॉपर टैक्स पे करें, अपना हर चीज़ एक्चुअली डिक्लेयर करें, ताकि अब ये फोरेंसिक ऑडिट भी आपका हो तो उसमें आपके परेशानी शर्मिंदगी का बायस ना बने और ना ही आपको
डिफ़ॉल्ट सरचार्ज और पेनल्टीज़ के साथ एक्चुअल अमाउंट जमा करवानी पड़े। हेल्प टू डिटेक्ट टैक्स एविजन एंड मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल होता है। यूज़फुल इन फोरेंसिक ऑडिट एंड इन्वेस्टिगेशन के लिए इस्तेमाल होता है। लिटिगेशंस के लिए इस्तेमाल होता है। एड्स टैक्स अथॉरिटीज़ इन रिकन्स्ट्रक्टिंग ऑफ इनकम, तो जो आपने इनकम डिक्लेयर की होती है उसको रिकन्स्ट्रक्ट करने के लिए टैक्स अथॉरिटीज़ इसको इस्तेमाल करती है। तो इसमें कुछ चैलेंजेस हैं। चैलेंजेस मसलन ये है कि रिक्वायर्स द रिलायबल डाटा फॉर एसेट लाइबिलिटी एंड एक्सपेंडिचर, तो ये डाटा की ज़रूरत होती है कि कहाँ से हम रिलायबल डाटा, एसेट कहाँ से लें, लाइबिलिटीज़ कहाँ से लें और एक्सपेंडिचर कहाँ से लें, उनकी चीज़ की ज़रूरत होती है। तो वो पता करना होता है कहाँ से है। एक तो ये चैलेंज है। दूसरा ये है पोटेंशियल फॉर एरर्स आर अजम्पशंस टू मिसलीड द रिज़ल्ट। अगर आप अजम्पशन बेस पे करेंगे तो वो उसके मिसलीड करेंगे रिज़ल्ट्स आपके, जो कि बाज़ औक़ात टैक्स अथॉरिटीज़ बना देती हैं एक ऑडिट पैराज ऐसे जो कि अजम्पशन बेस होते हैं, तो फिर एपलेट अथॉरिटीज़ पे जाके उनको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। इसी तरह प्राइवेसी एंड लीगल इम्प्लीकेशन जो है इसमें बहुत इन्वॉल्व हो जाती हैं। ये इसमें चैलेंजेस हैं। और कंक्लूजन क्या है कि इनडायरेक्ट मेथड्स स्पेशली द सोर्स एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड्स अप्रोच is the powerful tool in financial investigation to verify income and detect discrepancy। तो ये जो मेथड है ये यूज़ होता है कि किसी की टोटल इनफ्लो, टोटल इनकम और फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन के लिए इस्तेमाल होता है। इट रिक्वायर अ थॉरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फाइनेंशियल फ़्लो एंड केयरफुल डॉक्यूमेंटेशन। तो ये जो बात मैं आपको असल बताना चाह रहा हूँ कि ये रिक्वायर करता है कि आप फाइनेंशियल फ़्लो और केयरफुल डॉक्यूमेंटेशन करें अपनी रिटर्न फाइल करते हुए। तो थैंक यू वेरी मच। अगर कोई क्वेश्चन आंसर हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ये एक लाइव लेक्चर मैंने करना था तो मैंने आपको भी बता दिया ताकि आप अपनी रिटर्न अच्छे तरीके से फाइल करें। उम्मीद है कि आप इसको समझ गए होंगे और दूसरों को समझाने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर रहे होंगे। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।